हेलो एवरीवन, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं इस सेशन में पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में बच्चों हम टोटल 3 टॉपिक पढ़ेंगे जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। पहले टॉपिक में हम इंट्रो और डोब्रेनियर ट्रायड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीज पीरियोडिक टेबल इसको पढ़ेंगे और थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। और आज तो हम चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं तो हमको पढ़ना है पहला टॉपिक। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलिए, तो बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या है ना। तो साइंस में जितने भी सब्सटेंस हम अपने अगल बगल देखते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक हम जो भी पदार्थ यानी सब्सटेंस को अपने अगल बगल देख रहे हैं, लकड़ी है, प्लास्टिक है, पाउडर है, आटा है, कुछ भी देख रहे हैं, है ना, उन सभी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? मैटर। क्या कहा जाता है? मैटर। और एक बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है मैटर की साइंस में कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। अब साइंस में जो मैटर है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैटर एलिमेंट भी हो सकता है, मैटर कंपाउंड भी हो सकता है और मैटर मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे कि जब मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की, सिल्वर की, आयरन की, कॉपर की, तो मैं बात किसका कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट का। तो एलिमेंट भी मैटर है ना, कंपाउंड भी मैटर है और मिक्सचर भी मैटर है। यानी मैटर को हमने कुल मिला के 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से 3 पार्ट में? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? तो जैसे आप सामने पिक्चर देख रहे हो, गोल्ड का, सिल्वर का, आयरन का, मरकुरी का, है ना, दीज आर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, फिर अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है ना। तो जब एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, जी हाँ, नमक जो खा रहे हैं, जो घर में नमक भोजन में डाल के खा रहे हैं फूड में, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो भी कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। तो कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, है ना। और तीसरा टाइप होता है वो है मिक्सचर। जब हम पानी में चीनी यानी शुगर को डाल के ऐड करके हम उसको मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? वाटर एंड शुगर का सोल्यूशन। जब हम पानी में नमक डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? वाटर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन। जब हम पानी में कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं तो ये ब्लू रंग का क्या बन रहा है? सोल्यूशन। और सोल्यूशन एक प्रकार का क्या होता है? मिक्सचर होता है ना, होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर बालू में हम नमक डाल दें तो अच्छे से मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा, तो वो भी मिक्सचर है, लेकिन वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। वाटर एंड ऑयल का भी जो मिक्सचर है, ठीक है, वो हेट्रोजेनस है, लेकिन मिक्सचर तो है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मैटर 3 रूपों में पाया जा सकता है और उनके अलग अलग एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताए, है ना। तो अब इसमें से खास तौर से हमको एलिमेंट्स के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि हम किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? कंपाउंड और मिक्सचर को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स को थोड़ा और जानते हैं। तो मैटर में एलिमेंट्स भी होते हैं और एलिमेंट्स को फिर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को फिर डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में। जैसा कि आप पहला देख पा रहे हो मेटल, दूसरी कैटेगरी नॉन मेटल, तीसरी कैटेगरी मेटलॉइड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहां आप पिक्चर में क्या देख रहे हो? तार दिख रहा है, वायर। तो ये वायर किस मेटल का दिख रहा है? कॉपर का। तो कॉपर क्या है? मेटल है। आयरन मेटल है, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, प्लेटिनम मेटल है। तो कुछ एलिमेंट्स जो हार्ड होते हैं,
जो शाइन करते हैं, है ना, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, किसके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल कहते हैं, जैसे कि कॉपर, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं, है ना, जो हार्ड नहीं होते, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल कहते हैं। जैसे कि यहां दिख रहा है आपको सल्फर, जैसे कि कार्बन, जैसे कि ऑक्सीजन, ये सभी एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स में भी किस टाइप के, नॉन मेटल हैं, है ना। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि बोरॉन, जैसे सिलिकॉन, उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटलॉइड, जैसे कि सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का ये पिक्चर है, तो सिलिकॉन एलिमेंट है, जी हाँ, लेकिन एलिमेंट में भी किस कैटेगरी में आएगा, मेटलॉइड में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, उनको क्लासिफाई किया गया है ना। लेकिन ये हमको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है। सभी एलिमेंट्स मेटल नहीं होते, कुछ नॉन मेटल भी होते हैं, कुछ मेटलॉइड भी होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को तो अरेंज किया गया, तो क्या बना, टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है, डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट, यानी क्या आपको पता है अभी तक हम कितने एलिमेंट्स की खोज कर चुके हैं। जी हाँ, एलिमेंट्स चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, तीनों को मिलाकर जो एलिमेंट बने, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हम अभी तक जानते हैं, क्या आपको पता है, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं। अभी तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग मतलब कि वो 94 एलिमेंट्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स कहां से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। जी हां, तो आपको पता है अर्थ पे ओर्स पाए जाते हैं, और एक प्रकार के मिनरल खनिज होते हैं जिनमें किसी एलिमेंट का परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है। और उस ओर से हम उस एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सिनाबार, सुना है कि नहीं, सिनाबार क्या है, ओर है ना। और ये ओर कहां मिलता है, ये ओर मिलता है अर्थ में। तो अर्थ में जो माइंस, खदानें होती है ना, खदानों में विस्फोट करके पत्थर तोड़ा जाता है, उन खदानों से क्या निकाला जाता है, माइन से ओर निकाला जाता है ना। और उन ओर से, जैसे सिनाबार, सिनाबार जो ओर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, HgS, ठीक है। अब इस ओर में मरकुरी की परसेंटेज ज्यादा होता है, तो हम सिनाबार से क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम मरकुरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी मरकुरी एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो हमको कहां से मिला, जो हमको मिला सिनाबार ओर से। और ये सिनाबार ओर कहां से मिला, माइन से। और माइंस यानी खदानें कहां होती हैं, धरती में। तो ये मरकुरी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है कि नहीं। इस तरीके से हम कितने नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स को जानते हैं, 94 एलिमेंट्स हमको पता है। और टोटल कितने एलिमेंट्स, 118। तो जो बाकी हैं 94 के अलावा, क्योंकि टोटल तो 118 है, तो 118 में से 94 माइनस कर दो, तो जो एलिमेंट्स बचे वो नेचुरली तो अकरिंग नहीं है, तो फिर वो मैन मेड है, मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए एलिमेंट्स हैं। वैसे नेचुरली अकरिंग देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 94 एलिमेंट्स ही नेचुरली अकरिंग है। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, 4 मेन साइंटिस्टों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उन्होंने उनकी बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे पहला आप देख रहे हो डोब्रेनियर, दूसरा आप देख रहे हो न्यूलैंड, तीसरे जो पिक्चर में आप देख रहे हो साइंटिस्ट, ये हैं कौन, मेंडलीव, और चौथे हैं मोजले। इन्हीं 4 साइंटिस्ट लोगों ने जो बात कही उसी को पढ़ना है इस चैप्टर में, कैसे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, है ना। तो देखो सारे एलिमेंट्स बच्चों एक साथ नहीं खोजे गए। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन हम सुबह उठे और सुबह हमको धरती में पूरे 94 एलिमेंट्स जो नेचुरली अकरिंग है वो एक साथ हमको दिख गए। जी नहीं, एक एक करके खोज हुई। मान लो आज कॉपर मिला, कुछ दिन बाद गोल्ड मिला, कुछ दिन बाद आयरन मिला, ऐसे हुआ, है ना। तो धीरे धीरे करके खोजा गया, और जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, उसके बारे में पता चला,
उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता गया, है ना। तो वही लिखा है कि एज डिफरेंट एलिमेंट्स वे आर बीइंग डिस्कवर्ड, मतलब जैसे जैसे अलग अलग एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब जैसे जैसे खोज हुई वैसे वैसे इनके प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, है ना। और जैसे जैसे प्रॉपर्टीज के बारे में एलिमेंट्स के पता चला इन साइंटिस्ट को, केवल यही नहीं थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद ये बहुत दिक्कत हो रहा था कि इनके बीच कोई रिलेशन, कोई आपस में संबंध इन एलिमेंट्स के बीच में खोजना है, तो वो खोजने में दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी थी, बहुत सारे एलिमेंट्स खोजने जाने लगे, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी पता चलने लगी। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे पता करें? तो वही लिखा है, दे फाउंड, दे मतलब कौन? साइंटिस्ट, फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन अबाउट द एलिमेंट्स। मतलब कि जो भी कुछ एलिमेंट्स खोजे जाने के बाद उनके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पता चलता गया, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह लिखने में और आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, है ना। फिर तभी ये 4 साइंटिस्ट आते हैं और इन्होंने चमत्कार कर दिया। मतलब इन्होंने एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजने की कोशिश की जो कि इन सभी एलिमेंट्स के बीच में क्या बता दे? रिलेशन बता दे, एक संबंध बता दे, है ना। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न, उन्होंने पैटर्न को पकड़ा, है ना। उनके ये सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज में आखिर कुछ पैटर्न है क्या, है ना, इसको पता लगाने की कोशिश की। और जब पता लगाने की कोशिश की तो निकल के आया क्या? फिर वही उसका रिजल्ट रहा, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल किसका रिजल्ट है? पीरियोडिक टेबल इन साइंटिस्ट लोगों की मेहनत और प्रयास का रिजल्ट है। इन्होंने जो सोचा था, क्या सोचा था कि इतने सारे एलिमेंट्स और उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज, तो इस प्रॉपर्टीज के बीच में एक पैटर्न, एक रिलेशन पता चल जाए, तो इनको अरेंज करना, और इनको अरेंज करने के साथ साथ इनको ऑर्गेनाइज करना एलिमेंट्स को क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, है ना। और तभी जब इन्होंने मेहनत से उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश की और एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा, तो टेबल बना, और उसी टेबल को हम बोलते हैं क्या? पीरियोडिक टेबल, जो बाद में थोड़ा अपडेट कर दिया गया, किसके द्वारा? मोज़ले द्वारा, तो वो बन गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। अब वही हमको पढ़ना है कि डोब्रेनियर ने क्या किया, न्यूलैंड ने कैसे अरेंज किया, है ना, मेंडलीव ने कैसे किया, फिर एंड में मोज़ले ने क्या किया, यही पढ़ना है सीक्वेंस में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहला जो अटेम्प्ट है, मतलब मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस। क्योस मतलब एकदम सब कुछ बिखरा हुआ है ना। उस बिखरे हुए एलिमेंट्स को आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उसको सही करना, आपस में रिलेशन पैटर्न पता लगाना, इसकी पहली कोशिश किसने की? डोब्रेनियर ने, है ना। तो इसको चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। हम सभी लोग जनरल स्टोर की दुकान पे जाते हैं, किराना की दुकान, है ना। मम्मी अक्सर हमको भेज देती है कि जाओ ब्रेड खरीद के लाओ, अंडे खरीद के लाओ, साबुन खरीद के लाओ, शैम्पू खरीद के लाओ। हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं, मम्मी के आदेश का पालन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वी कम अक्रॉस इंस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज, यानी कि हम अपने डेली लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में। एक एग्जाम्पल है ये दुकान, किसकी दुकान? जनरल मर्चेंट, यानी कि किराना की दुकान, जनरल स्टोर, जहां हमारे डेली लाइफ के सामान बिकते हैं, है ना। तो जैसे साबुन हो गया, किताब हो गया, दूध, ब्रेड, ऑयल, है ना, सब यह एक जनरल स्टोर की दुकान पे बिकता है कि नहीं। अब जनरल स्टोर की दुकान पर जरा ध्यान से देखो, आपको क्या ब्रेड और साबुन एक जगह रखा हुआ मिलेगा? कभी नहीं। साबुन एक तरफ, तेल, ऑयल एक तरफ, ठीक है, और ब्रेड एक तरफ, दूध एक तरफ, है ना। इस तरीके से वो क्या करता है? दुकान वाला ऑर्गेनाइज करके रखता है ना। जैसे यहां देखो, साफ साफ देखो, ये देखो साबुन यहां दिख रहे हैं, अगरबत्तियां यहां दिख रही हैं, बाल में लगाने वाला तेल यहां दिख रहा है ना। यहां आपको क्या कहते हैं, यहां नमक दिख रहा है एक जगह, है ना। यहां सर्फ का पैकेट दिख रहा है, यहां मच्छर मारने वाला ऑल आउट दिख रहा है, यानी सब एक जगह है,
सारे कंपनियों का साबुन एक जगह, सारे कंपनियों का बाल में लगाने वाला तेल एक जगह, मतलब सब ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है। अब उसमें भी ये तो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर साबुन में भी नहाने वाला साबुन एक तरफ, कपड़ा धोने वाला साबुन एक तरफ, तो ऑर्गेनाइजेशन का ये दूसरा चरण है। यानी कई स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन है ना। और इससे फायदा क्या है दुकान को? दुकान वाले को फायदा ये है कि जब आप कोई प्रोडक्ट मांगते हो खरीदने के लिए कि भाई साहब ये दे दो, ये वाला साबुन दे दो, तो उसके लिए भी आसान हो जाता है खोजना। वो कहीं भी देखता नहीं है, वो सीधे वहां देखता है जहां साबुन रखा है, निकाला, फट से दे दिया, है ना। तो उसके लिए आसान हुआ। ठीक इसी तरह अगर एलिमेंट्स, इसको मान लो ये एलिमेंट्स की दुकान है। किसकी दुकान है? एलिमेंट्स की दुकान है। इस एलिमेंट्स की दुकान पे अगर हमको कोई एलिमेंट खरीदना है तो दुकान वाला के दिमाग में ये होना चाहिए ना कि वो एलिमेंट्स को क्या करे, अरेंज करके रखे। तो अरेंज कैसे करे? तो उनकी प्रॉपर्टीज के बीच में कुछ पैटर्न पता चल जाए तो हम अरेंज करके रखेंगे। यही तो सोचा किसने? इन साइंटिस्ट लोगों ने, जो अभी आपको दिखाया मैंने, ताकि हम लोगों को बताना, हम लोगों को पढ़ना एलिमेंट्स के बारे में आसान हो जाए। तो इस एग्जाम्पल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स को अरेंज करना कितना जरूरी है। नहीं अरेंज करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, अरेंज करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। अब समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो किसी भी, जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए धीरे धीरे करके, तो सबसे पहले ये किसके दिमाग में आया कि एलिमेंट्स को अरेंज करना जरूरी है? वो थे कौन? डोब्रेनियर। ठीक है। तो 1817 में पूरा नाम इनका क्या था? J.W. डोब्रेनियर, यानी जोहान वोल्फगैंग डोब्रेनियर, जो कि जर्मन केमिस्ट थे। क्या थे? जर्मन केमिस्ट। और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे, या कह लो फर्स्ट पर्सन थे, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा, उनके बीच में कोई पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो इन्होंने वो किया। तो जब इन्होंने पैटर्न फाइंड करने की कोशिश की, तो इस प्रयास में, इस कोशिश में इन्होंने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, 1 दर्जन अंडे, तो 1 दर्जन में हमेशा, 1 दर्जन मतलब ये ग्रुप है। क्या है ये? एक प्रकार का ग्रुप है। तो 1 दर्जन में हमेशा नंबर ऑफ एग या नंबर ऑफ कोई भी क्वांटिटीज कितनी होंगी? 12 होंगी। चाहे वो 12 अंडे हो गए, 12 केले हो गए, है ना। तो ये 12 वस्तुओं का समूह है 1 दर्जन, है ना। उसी तरह डोब्रेनियर ने जब एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, तो इन्होंने प्रॉपर्टीज के आधार पे, बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और उन्हीं एलिमेंट्स के ग्रुप को इन्होंने क्या नाम दिया? ट्राइड, है ना। और डोब्रेनियर ने जो ट्राइड बनाए थे, ट्राइड मतलब ग्रुप, तो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते थे? 3। जैसे कि यहां देखो, ये एक ट्राइड है। ट्राइड मतलब क्या समझना है? ट्राइड मतलब आपको समझना है ग्रुप, है ना। अब ग्रुप 5 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है ना। तो यहां जो डोब्रेनियर ने ट्राइड बनाया था, ट्राइड मतलब ग्रुप, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते थे? उस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होते थे। जैसे ये पहला ट्राइड मतलब पहला ग्रुप, तो 3 एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये दूसरा ट्राइड है ना, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर ये तीसरा ट्राइड, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो डोब्रेनियर ने 3 ग्रुप एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, इसी ग्रुप को क्या बोला? ट्राइड। और ये फेमस हो गया किस नाम से? डोब्रेनियर के ट्राइड, है ना, डोब्रेनियर्स ट्राइड। क्लियर? तो वही लिखा है यहां कि जोहान वोल्फगैंग डोब्रेनियर, ए जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with similar properties into group. He identified some groups having 3 elements. इन्होंने जब ग्रुप में अरेंज करने की कोशिश की, तो ये पता चला कि कुछ ऐसे ग्रुप बन रहे हैं जिसमें हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और इन्हीं ग्रुप को, जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे थे, उन्हीं ग्रुप को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और क्या नाम दिया? ट्राइड नाम दिया। तो ये ट्राइड फिर कहलाने लगे किसके? ट्राइड, डोब्रेनियर के ट्राइड, क्योंकि इसको बनाया किसने था? डोब्रेनियर ने, है ना, जो कि जर्मन केमिस्ट थे। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चला जाए, चलिए।
तो मतलब ये ट्रायड आपको पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो ट्रायड मतलब ग्रुप, और डोब्रेनियर के ट्रायड में ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे? 3, हर ग्रुप में 3। देखो ये 3, ये 3, ये 3, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब ये नहीं समझ में आया कि डोब्रेनियर के इस ट्रायड में यही 3 एलिमेंट्स क्यों आए? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन क्यों नहीं आया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, इसमें दूसरा कोई एलिमेंट क्यों नहीं आया? यही 3 क्यों आए? तो आइए उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि डोब्रेनियर ने ये जो एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, ट्रायड बनाया था, वो किस प्रॉपर्टी के आधार पे बनाया था? एटॉमिक मास के आधार पे। तो पहले बात ये समझना है कि डोब्रेनियर ने जो ट्रायड में एलिमेंट्स को रखा, वो किस आधार पे, किस बेसिस पे एलिमेंट्स को रखा था? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, है ना। और जब एलिमेंट्स को रखा तो उन्होंने ये पाया कि पहले फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा था सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डोब्रेनियर ने जब ट्रायड बनाया तो ट्रायड में यही 3 एलिमेंट क्यों आए? तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही क्यों आए? ये इसलिए आए तीनों एक साथ क्योंकि डोब्रेनियर ने ये पाया कि लिथियम का जो एटॉमिक मास है, लिथियम का एटॉमिक मास मान लो, अभी मान लेते हैं x, अभी देखेंगे, लेकिन अभी मान लो x, सोडियम का मान लो y, पोटेशियम का z। तो डोब्रेनियर ने ये पाया कि पहले और तीसरे, तो पहला एलिमेंट कौन है? लिथियम, उसका एटॉमिक मास x, और थर्ड एलिमेंट कौन है? पोटेशियम, उसका एटॉमिक मास z। तो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज, तो एवरेज कैसे होगा? दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ेंगे और फिर बाई 2 कर देंगे। तो अगर दोनों के एटॉमिक मास को मैं जोड़ूं तो x प्लस z, पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज, तो एटॉमिक मास जोड़कर बाई 2 कर दूं। ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए, इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब बराबर या बराबर, लगभग बराबर, दोनों। अगर ऐसा आया किसके? दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के। तो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है? y। तो अगर ये रूल फॉलो हुआ, जो कि यहां हो रहा था फॉलो, इसीलिए इन 3 एलिमेंट्स को यहां रखा एक साथ, इन 3 में भी फॉलो हो रहा था इसीलिए इसको यहां रखा, इन 3 में भी ये लॉ फॉलो हो रहा था, ये नियम फॉलो हो रहा था, ठीक है, इसीलिए इन तीनों को एक साथ रखा, है ना। और यही लॉ कहलाया क्या? लॉ ऑफ ट्रायड। तो जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ही ग्रुप में रखा, 3-3 एलिमेंट्स को, तो उन्होंने ये पाया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली और ऑलमोस्ट इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, है ना। यही था आपका लॉ ऑफ ट्रायड, जो कि किसने दिया था? डोब्रेनियर ने दिया था, है ना। अब चलो इसको चेक भी करते हैं, ठीक है। अब मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के एटॉमिक मास को कितना माना था? x, y, z। अब इसको एग्जैक्ट वैल्यू से समझते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, एवरेज मतलब एक्यूरेट लेना चाहे, मतलब ऑलमोस्ट 7 के लगभग ले सकते हैं, है ना। सोडियम का कितना होता है? 23.0, पोटेशियम का होता है 39.0। अब लॉ ऑफ ट्रायड के अनुसार क्या करना था? अब देखो, पहली बात तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका 6.9, इसका 23.0, इसका 39.0। इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, एटॉमिक मास का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में रखा कि नहीं डोब्रेनियर ने? जी हाँ, रखा। अब पहले और तीसरे एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट लिथियम 6.9 इसका एटॉमिक मास, और तीसरा एलिमेंट पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास 39। तो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज, तो एवरेज कैसे लेंगे? दोनों को 6.9 और 39 को जोड़ेंगे और बाई 2 करेंगे। कितना आ रहा है? 22.95, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है सोडियम के एटॉमिक मास 23 के। तो यहां सोडियम का एटॉमिक मास कितना देख रहे हो? 23, और पहले और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज कितना आ रहा है? 22.95।
तो ऑलमोस्ट इक्वल है। जी हां, इसका मतलब इन तीन एलिमेंट्स पे लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो हुआ। जी हां, इसीलिए इन तीन एलिमेंट्स को एक ट्रायड में, एक ग्रुप में रखा किसने? डोब्रेनियर ने। और यही चीज फिर किसके साथ किया? यही चीज इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के साथ पाया। यही रूल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में भी फॉलो हुआ। तो जाकर इन तीनों को एक साथ रख दिया तो बन गया डोब्रेनियर ट्रायड, है ना? समझ में आया? बाकी एलिमेंट्स पे ये रूल फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, बस ये तीन ट्रायड ही बने, पहला ट्रायड, दूसरा ट्रायड, तीसरा ट्रायड। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इन द डोब्रेनियर ट्रायड। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि डोब्रेनियर ने जो ट्रायड बनाए थे, कितने ट्रायड बनाए थे? 3 ट्रायड, 1 2 3। और हर ट्रायड में कितने एलिमेंट्स थे? वो भी 3 थे। तो ट्रायड भी 3 और हर ट्रायड में एलिमेंट्स भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। और क्यों ये 3? क्योंकि यहां फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज ऑलमोस्ट इक्वल या एग्जैक्ट इक्वल आ रहा था किसके? सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के। तो आप यहां चेक करते हुए देख सकते हो, यहां चेक करके आपको प्रूव करके दिखाया है ना? तो वही लिखा है, गिवन बिलो आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज डाउनवर्ड अरेंज किया गया है। किस ऑर्डर में? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। दीज ग्रुप फॉर्म डोब्रेनियर ट्रायड। ठीक है, तो इनके अलावा बाकी एलिमेंट्स को डोब्रेनियर ट्रायड में जगह नहीं मिली थी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने डोब्रेनियर ट्रायड है, इसको याद रखना है ना? 3 ट्रायड, पहले ट्रायड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरे ट्रायड में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और थर्ड ट्रायड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसके अलावा और किसी एलिमेंट्स को डोब्रेनियर ट्रायड में जगह नहीं मिली थी। तो 3 ट्रायड और हर ट्रायड में 3 एलिमेंट्स, और सभी एलिमेंट्स एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए थे डाउनवर्ड। जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाओगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये ऐसे 3 ट्रायड को आइडेंटिफाई किया था, वही चीज यहां लिखी हुई है कि डोब्रेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। मतलब कि डोब्रेनियर के समय में जितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, उनमें से जब एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की लॉ ऑफ ट्रायड के अनुसार, तो सिर्फ 3 ट्रायड ही मिले। किसको? डोब्रेनियर को। और वो 3 ट्रायड आप यहां देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब डोब्रेनियर ने अपनी जितनी कोशिश करनी थी की, लेकिन डोब्रेनियर की जो थ्योरी है ना, वो फेल क्यों हो गई? तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इन 3 एलिमेंट, ये जो 3 3 3 6 3 9, ये 9 एलिमेंट्स के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट्स को जगह मिली? नहीं मिली। यानी डोब्रेनियर ट्रायड इन एलिमेंट्स के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट्स पर लागू नहीं हो पा रहा था, लॉ ऑफ ट्रायड फॉलो नहीं हो रहा था, जबकि एलिमेंट्स थे ज्यादा और डोब्रेनियर ट्रायड कुछ ही एलिमेंट्स पर फॉलो हो रहा था। तो इसका मतलब यही क्लासिफिकेशन यहीं आकर फेल हो गया। वही लिखा है, हेंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। तो जब ये यूजफुल नहीं रहा, तब दूसरे साइंटिस्ट ने कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की, और फिर डोब्रेनियर के बाद अगले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अरेंज किया, वो कौन है? न्यूलैंड। और इन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो डोब्रेनियर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, उनके लॉ का नाम था लॉ ऑफ ट्रायड। डोब्रेनियर के बाद एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश किसने की? न्यूलैंड ने। और न्यूलैंड ने जो लॉ दिया वो कहलाया लॉ ऑफ ऑक्टेव, है ना? अब डोब्रेनियर के बारे में क्या लिखा है? द अटेम्प्ट्स ऑफ न्यूलैंड के बारे में क्या लिखा है? तो डोब्रेनियर ने जितना प्रयास किया, इसने बहुत ज्यादा एंकरेज किया किसको? न्यूलैंड को। अब जैसे सचिन को देखकर रोहित शर्मा ने एंकरेज हो गए कि मैं भी सचिन जैसे खेलूंगा। ठीक है, मार डाली सेंचुरी। अरे सेंचुरी, डबल सेंचुरी, है ना? तो आखिर एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख के ही तो एंकरेज होता है।
उसी तरह न्यूलैंड डोब्रेनियर से एंकरेज हुए, नहीं मैं भी अरेंज करूंगा एलिमेंट्स को, है ना। तो जब इन्होंने कोशिश की तो इन 1866 जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स, मतलब उस समय न्यूलैंड के समय जितने एलिमेंट्स की खोज हुई थी उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करने की कोशिश की, है ना। अब कोशिश जो की तो ये ध्यान रखना है डोब्रेनियर ने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। एटॉमिक मास के आधार पे हो रहा है क्या अरेंजमेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसको मैं यहां स्टार मार्क कर देता हूं, याद रहेगा ना। चलिए तो अब देखो न्यूलैंड ना म्यूजिक के बहुत बड़े फैन थे, बहुत गाना सुनते थे। तो एक बार आराम से बैठे थे, सोच रहे थे मुझे एलिमेंट्स को अरेंज करना है, मैं क्या करूं। तभी दिमाग में क्लिक किया, अरे म्यूजिक में तो 7 धुन होते हैं और हर 7 धुन के बाद 8वां धुन पहले धुन के जैसे होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, 7 हो गए। अब नी के बाद फिर क्या मैं बोलूंगा, सा। तो शुरुआत भी सा से हुई और 8वां धुन भी सा था, यानी हर 8वां धुन पहले के जैसा है कि नहीं। तो बस यही आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए कि हर 8th एलिमेंट की केमिकल या प्रॉपर्टी जो कह लो वो पहले एलिमेंट के जैसे हो। और ये आइडिया इनको क्लिक कर गया और इन्होंने फिर 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और कुछ ऐसा ग्रुप बनाया कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या करे, मैच करे, यानी हर 8th एलिमेंट पे जाकर प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाए, यानी पहले के बाद 8th, सेकेंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी 9th के साथ मैच करे, थर्ड की किसके साथ, 10th के साथ मैच करे, है ना। तो वही लिखा है कि ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास। तो न्यूलैंड ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया। तो सबसे कम एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का। तो उन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया और कितने एलिमेंट्स तक का अरेंज किया, थोरियम तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक एलिमेंट्स को अरेंज किया। और थोरियम उस समय 56th एलिमेंट था, यानी उस समय बस इतने एलिमेंट्स की खोज हुई थी और इतने एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, अरेंज करने की कोशिश की। तो हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक के एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की, कुछ उस तरीके से जैसे कि म्यूजिक में ऑक्टेव होते हैं, धुन होते हैं। देखो वैसे मान लो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखो पहला भी सा आया और आखिरी 8वां भी सा आया, यानी पहले के बाद 8वें पे जाकर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर रिपीट हो रही है, तो अगर मैं इस तरीके से अरेंज करता जाऊं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखो पहले के बाद प्रॉपर्टी किस पे रिपीट हुई, 8वें पे। दूसरी की प्रॉपर्टी किससे मैच हुई, 9 पे, है ना। तो इसके बीच भी कितने अंतर है, 7 का अंतर, इसके बीच 7 का अंतर, मतलब हर 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। ये कंसेप्ट न्यूलैंड ने कहां से निकाला, म्यूजिक के नोट से, धुन से, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। और लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के में अरेंज किया था, ठीक है। अब जरा मैं आपको टेबल दिखाता हूं। ये देखो यहां म्यूजिकल नोट्स लिखे हैं, सा रे गा मा पा धा नी, कितने हैं, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब न्यूलैंड ने एलिमेंट्स कहां से अरेंज करना शुरू किया, हाइड्रोजन से। तो ये देखो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद अगला एलिमेंट फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को यहां नहीं रखा, यहां भी तो रख सकते थे, लेकिन फ्लोरीन को उठाकर हाइड्रोजन के नीचे रखा। तो ये बताना चाह रहे हैं न्यूलैंड कि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच कर रही है। तो देखो 8th एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद जैसे ही 8th एलिमेंट पे गए प्रॉपर्टी मैच हो गई।
2 के बाद नाइन्थ एलिमेंट पे आओ तो प्रॉपर्टी मैच हो गई। मतलब हर 8th एलिमेंट पे प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, मैच हो जा रही थी, प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। तो इस तरीके से ये अरेंज करते गए तो ये टेबल बन गया। और यही लॉ कहलाया लॉ ऑफ ऑक्टेव कि एलिमेंट्स को अरेंज करते जाओ और हर 8th एलिमेंट में प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट के सिमिलर होगी। तो देखो यहां भी ग्रुप बन रहा है। तो न्यूलैंड के एक ग्रुप में, ये ग्रुप ऐसे देखे जाएंगे, न्यूलैंड के एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते थे, 7। कितने, 7। लेकिन प्रॉपर्टी रिपीट किस एलिमेंट पे होती थी, 8th एलिमेंट पे रिपीट होती थी। ठीक है, अब न्यूलैंड ने क्या किया, इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया। डोब्रेनियर के कंपैरिजन में इन्होंने एलिमेंट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से क्या किया, अरेंज कर पाए। कौन, न्यूलैंड, है ना। तो इसी तरह धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है ना, कोई चीज एक बार में तो होती नहीं है। पहले लोग मिट्टी का घर बनाते थे, फिर सीमेंट का बनाने लगे, तो इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। पहले तो मिट्टी का भी नहीं बनता था, पहले जो भी पेड़ पौधों की जो पत्तियां थी, बांस थे, उससे घर बनता था। तो लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा था ना। उसी तरह एलिमेंट्स को अरेंज करने में लगातार इंप्रूवमेंट, पहले डोब्रेनर ने किया, अब न्यूलैंड ने किया। लेकिन कमियां तो यहां भी थी। कमियां क्या थी, अब मैं बताता हूं। पहली चीज कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि न्यूलैंड ने अरेंज किया किसको, एलिमेंट्स को, कहां से कहां, हाइड्रोजन से थोरियम तक। लेकिन जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो लागू सिर्फ किस एलिमेंट तक हुआ, कैल्शियम तक। अब आप जरा यहां टेबल में देखो, यहां है कैल्शियम, तो सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड का फॉलो हो रहा था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव किस एलिमेंट तक एप्लीकेबल होता है, कैल्शियम तक। ठीक है, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। यानी कैल्शियम के बाद जो भी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर नहीं थी। मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं हो रहा था, सिर्फ कहां तक फॉलो हो रहा था, कैल्शियम तक। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। मतलब न्यूलैंड ने जब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया और टेबल बनाकर एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो न्यूलैंड ने यह मान लिया था कि अभी 56 एलिमेंट ही खोजे गए हैं और इससे ज्यादा खोजे नहीं जाएंगे, जो कि बात गलत थी, है ना। अरे जब एक खोजा गया तो धीरे धीरे बढ़ते गए संख्या, है ना। और आज हमको पता है कि टोटल 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। मतलब लगातार एलिमेंट, और हो सकता है कि अभी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई है। लेकिन न्यूलैंड ने मान लिया कि एलिमेंट्स केवल 56 हैं, इससे ज्यादा खोजे नहीं जाएंगे, जो कि बात गलत साबित हो गई, क्योंकि इसके बाद भी एलिमेंट्स खोजे गए। और आपको हमने अभी पढ़ा है 118 एलिमेंट्स हैं टोटल आइडेंटिफाइड, है ना। तो ये बात गलत हो गई, है ना, वही लिखा है। ठीक है, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड whose properties did not fit into the law of octave। तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव इन्होंने दिया उस पे जो बाद में एलिमेंट्स खोजे गए वो उस लॉ पर फिट नहीं बैठ रहे थे। एक कमी ये भी थी। ठीक है, फिर in order to fit elements into his table, Newland adjusted 2 elements in the same slot, but also put some unlike elements under the same note। मतलब सभी एलिमेंट्स को फिट करने के लिए ना न्यूलैंड ने क्या किया, एक ही प्लेस पे एक से ज्यादा एलिमेंट रख दिए जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। जैसे कि अभी टेबल दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे यहां देखो, जैसे यहां देखो, है ना, कोबाल्ट निकल, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। तो ये क्या बता रहा है, एक प्लेस पे एक से दो एलिमेंट रखे गए जिसको रखना नहीं सही था। ये क्या बता रहा है, ये साफ साफ बता रहा है कि न्यूलैंड के टेबल में कमी थी। वही लिखा है कि कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देखो जरा, कोबाल्ट निकल को किसके साथ रखा गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रखा गया है। जबकि कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी इन तीनों के एलिमेंट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी इनको यहां रखा। तो आखिर ये प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए थी जो कि यहां मैच नहीं कर रही। कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से मैच कर रही है? नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी यहां रखा है। कमी निकली? जी हाँ, यही तो बताया जा रहा है। ठीक है, फिर और देखो, विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स। फिर आयरन विच रिजेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। आयरन जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट निकल से मैच कर रही है, तो आयरन को कोबाल्ट निकल के पास होना चाहिए, जबकि ये टेबल में क्या है? टेबल में बहुत दूर है। देखो, कहां कोबाल्ट निकल यहां और कहां आयरन यहां, तो कमी है कि नहीं? मतलब कोबाल्ट निकल आयरन एक साथ होने चाहिए थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक साथ होने चाहिए थे, तो ये तो एक साथ हैं, लेकिन बीच में कोबाल्ट निकल आ गया, तो ये कमी है कि नहीं? ऐसी बहुत सारी कमियां, जैसा कि आपने अभी देखा थी किसमें, न्यूलैंड के एलिमेंट्स जो उन्होंने अरेंज किए थे। तो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में कमी होने के कारण ही आगे चल के ये लॉ क्या हो गया? फेल हो गया, है ना। अब आगे फेल हुआ तो इसके बाद क्या? इसके बाद तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल आ गया। यानी अभी तक न्यूलैंड तक कोई पीरियोडिक टेबल का जन्म नहीं हुआ था। हाँ, एलिमेंट्स अरेंज हो गए थे, लेकिन कोई टेबल नहीं बना था। टेबल इसके बाद बनता है, जब न्यूलैंड के बाद एलिमेंट्स को कौन अरेंज करते हैं? मेंडेलीव। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये हमारा डोब्रेनियर का ट्रायड और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने पढ़ लिया, और इस तरीके से इस चैप्टर का पहला टॉपिक पूरी तरीके से हमने पढ़ा भी, समझा भी। और इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ पढ़ने के लिए। हमसे जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।